डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लॉजिकल फैलेसी और इन्फ्रेंस लेकर आए हैं। रीड के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इन्फ्रेंस नाम से उनके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन वैसे इसका नाम अधिकतर जगह पर लॉजिकल फैलेसीज के रूप में आता है। तो स्टूडेंट, इन्फ्रेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और वहां पर हमें किस तरीके से पहचानना होगा कि कौन सा इन्फ्रेंस किस तरीके से गलत है, या लॉजिकल फैलेसीज क्या है और इसके क्या टाइप हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इन्फ्रेंस का शाब्दिक मतलब जो होता है, इन्फ्रेंस का शाब्दिक आशय निष्कर्ष से होता है। इन्फ्रेंस का शाब्दिक अर्थ है निष्कर्ष, यानी किसी स्टेटमेंट के आधार पर, कोई सबूत के आधार पर, किसी कथनों के आधार पर हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। लॉजिकल फैलेसीज का मतलब होता है कि हमें जो लॉजिक्स दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके आधार पर निकाला गया निष्कर्ष। अगर जो स्टेटमेंट हमारे पास है, जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उनमें कोई फॉल्टी स्टेटमेंट हो, कोई गलती हो, या फिर अगर उन दोनों स्टेटमेंट के बेस पर हम कोई निष्कर्ष निकालें उसमें कोई गलती हो, तो वहां पर लॉजिकल फैलेसी या इन्फ्रेंस की मिस्टेक जो है वो अकर होती है। इन्फ्रेंस की ये मिस्टेक या लॉजिकल फैलेसीज का ये होना कई बार ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के कारण भी पॉसिबल होता है, और कई बार कई अदर रीजंस भी होते हैं जिसके कारण लॉजिकल फैलेसीज या इन्फ्रेंसेस से संबंधित जो मिस्टेक्स होती है वो स्टेटमेंट में या उनके कंक्लूजन में हो जाती है। तो स्टूडेंट, यहां पर हम देखेंगे कि क्या लॉजिकल फैलेसीज का मीनिंग होता है और वो किस तरीके से स्टेटमेंट में आती है, उनके अलग अलग नाम है, उनकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अपने को ये जानना जरूरी है कि जब हम, जिस तरीके से इस बात को ऐसे समझिए कि जब हमारे सामने कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आए, जैसे मान लीजिए कि हमें कहा जाए कि हमें कहा जाए कि A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C। देयरफॉर इन दो स्टेटमेंट हमारे सामने दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को प्रेमिस कहते हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, नंबर 1, नंबर 2 प्रेमिसेस, ये दो प्रेमिसेस हमारे पास है और इसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला कि A इज इक्वल टू C। अगर A B के बराबर है, पहला कथन हमें कहता है। दूसरा कथन कहता है कि B जो है वो C के बराबर है। ठीक है, तो इसके आधार पर निष्कर्ष निकला कि जब A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो A निश्चित रूप से C के बराबर है। इस तरीके से कोई चीज लॉजिकली जो निकाली जाती है उसे इन्फ्रेंस कहते हैं। अब ये जो है A इज इक्वल टू C, ये इन्फ्रेंस यानी निष्कर्ष है। लेकिन समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट में कोई गलती हो या सेकंड कॉन्सेप्ट में कोई गलती हो, तो उससे निकलने वाला निष्कर्ष जो है फॉल्टी हो जाता है। कई बार स्टेटमेंट सही है लेकिन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन लैंग्वेज में इस तरीके से हो कि जिसका मीनिंग एम्बिग्यूअस हो या समझ में नहीं आए, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के कारण गलती हो रही हो, या स्पीकर जानबूझकर ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहा है जिनके डबल मीनिंग्स हो सकते हैं, तो इस तरीके का कंक्लूजन जो है वो फॉल्टी कहलाता है। और यहीं पर लिटरेरी फैलेसी या हम जिसको कहते हैं कि इन्फ्रेंसेस की मिस्टेक्स जो है वो बनती है। तो स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस किस तरीके की मिस्टेक्स जो है वो इन्फ्रेंसेस में हमारे सामने हो सकती है। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि इन्फ्रेंसेस क्या होता है। वैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गुमेंट्स आर एसेंशियल इन राइटिंग या स्पीकिंग जब हम करते हैं तो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जब उसमें स्ट्रॉन्ग और लॉजिकली हमने कोई बात कही है, हमारे आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है और उसके बेस पर निकलने वाला जो कंक्लूजन है वो भी स्ट्रॉन्ग है। इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन poses the greatest threat to the integrity of an argument.
but even with adequate material to support it, an argument can fail because of structural weaknesses and counterfeit strategies. ये काफी लंबा स्टेटमेंट है, इसको समझिए. इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले कोई जानकारी या स्टेटमेंट जो हमें दिया जा रहा है वो क्या हो, इनसफिशिएंट हो, वो पर्याप्त ना हो निष्कर्ष निकालने के लिए. इनसफिशिएंट हो, इनएडिक्वेट हो यानी अपर्याप्त हो, ऐसी इंफॉर्मेशन हो तो वो हमारे लिए ग्रेटेस्ट थ्रेट, एक बड़ा खतरा है. किस चीज के लिए? टू द इंटीग्रिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट को साउंड बनाने में ये सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने आता है. हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा निष्कर्ष तभी साउंड होगा, तभी अच्छा होगा जब हमारे सामने जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी जिनके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो सफिशिएंट हो और एडिक्वेट हो. अगर वो इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट है तो हमारा जो कंक्लूजन है, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो फॉल्टी हो जाएगा. लेकिन कई बार क्या होता है, बट इवन विथ एडिक्वेट मटेरियल, कई बार मटेरियल एडिक्वेट होता है. मैंने आपको बताया कि जो सूचनाएं हैं, जो फैक्ट्स हैं हमारे पास, यानी दोनों प्रेमिसेस जो है वो बिल्कुल सही है, एकदम एक्यूरेट है टू सपोर्ट इट्स आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए सही है, बट वो भी फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेस. ग्रामर के सेंटेंसेस में कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल वीकनेस हो, या काउंटरफीट स्ट्रेटजीज, या फिर स्पीकर जानबूझकर कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी लगाता है कि वो सही कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता है या कंक्लूजन को टाल देता है. तो ऐसी स्थिति में भी लॉजिकल फैलेसीज या हम कह सकते हैं इनफ्रेंसेस की मिस्टेक जो है वो हो सकती है. यहां पर देखिए, सप्रेस्ड, इग्नोर्ड और अनकंसीडर्ड एविडेंस कैन इनवैलिडेट कंक्लूजन्स. तो यहां पर देखिए, सप्रेस्ड, इग्नोर्ड, या तो हमने कोई जानकारी दबा दी, या हमने कोई, जब हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो हमने कोई चीज दबा रखी है, इग्नोर कर दिया उसको, या कंसीडर नहीं किया. तो ऐसे जो एविडेंस होते हैं, तो ऐसे जो सबूत होते हैं, ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं, वो इनवैलिडेट कर सकते हैं हमारे कंक्लूजन को, हमारे निष्कर्ष को. यानी स्पीकर जब बोल रहा है वो किसी तरीके से किसी फैक्ट को दबा देता है, किसी जानकारी को इग्नोर कर देता है जो उसके पास है, तो उससे जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, वो निष्कर्ष क्या हो जाता है, वो इनवैलिडेट हो जाता है, अवैध हो जाता है, गलत हो जाता है. तो यहां पर however the use of faulty logic or reasoning to reach conclusion discredit arguments and shows lack of support and reasoning. तो यहां पर ये कह रहा है यूज ऑफ फॉल्टी लॉजिक, लेकिन कई बार हम लॉजिक ही फॉल्टी लगाएं या रीजनिंग हमारी फॉल्टी हो, उसमें ही कोई गड़बड़ हो, हम जो बात करें उसमें ही कोई गड़बड़ हो, तो निष्कर्ष अगर उसके आधार पर सही भी निकल रहा है तो वो सही नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जिन मान्यताओं पर बेस्ड है वो ही गलत है. तो यहां पर देखिए, कंक्लूजन तक पहुंचने की जो फॉल्टी लॉजिक होती है वो भी हमारे लैक ऑफ सपोर्ट और रीजनिंग को दिखाती है कि हमारे पास अपनी बात को कहने के लिए पर्याप्त सपोर्ट नहीं है, हमारे पास तर्क के आधार पर उस बात को सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं. यहां यह ध्यान रखना जरूरी है स्टूडेंट्स कि लॉजिक जो है, तर्क जो है, वो इस बात को मानता है कि आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकलना चाहिए. उसमें फीलिंग्स, प्रेजुडिसेस, इमोशंस या अदर जो हमारे बिलीफ्स हैं उनकी कोई जगह नहीं है. स्टेटमेंट के आधार पर एक कंक्लूजन निकलना चाहिए. अगर इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होती है, चाहे वो प्रेमिसेस इस तरीके की हो, चाहे कंक्लूजन गलत हो, चाहे स्पीकर ने जानबूझकर किसी तरीके से कोई सूचना को दबाया है, या उसने मैटर को टाला है, या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की कोई गलती होती है, तो इस तरीके का लॉजिक जो है वो गलत समझा जाएगा. एग्जाम में इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें पूछा जाता है, कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें किस तरीके की गलती है, किस तरीके की लॉजिक की मिस्टेक यहां पर हुई है. तो इस वीडियो में जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, हम उन्हीं स्टेटमेंट्स या उसके कंक्लूजन या फिर स्पीकर की तरफ से जानबूझकर
एम्बिगुअस या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के कारण होने वाली मिस्टेक्स पर कंसीडरेशन करेंगे। उनके अलग अलग नाम उनकी नेचर के अकॉर्डिंग उनको दिए गए हैं, जिनको भी अपने को ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी लॉजिकल फैलेसीज या फॉल्स ऑफ इन्फ्रेंसेस है जो हमें जानना जरूरी है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो फैलेसी जो है वो आपके सामने जो आ रही है वो है अपील टू फोर्स। जी हाँ स्टूडेंट, अपील टू फोर्स एक पहली ऐसी हम कह सकते हैं कि फैलेसी है जो आपके सामने आती है। अपील टू फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। यानी यहां पर स्पीकर जो है अपनी बात को लॉजिकली सही ठहराने की बजाय बल प्रयोग की बात करता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को कहो कि तुम ये मेरा काम करो, क्योंकि अब उसमें आप ये बताने के बजाय कि भाई ये काम इसलिए तुम करो क्योंकि ये कारण है, इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए, बल्कि तुम कहते हो कि देखो अगर तुमने मुझे मेरा ये काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इसका पनिशमेंट दूंगा, इसका दंड दूंगा, या तुम्हारे जो है थप्पड़ मारूंगा क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा बलशाली हो। तो आप ये अगर बात कह रहे हो तो आपने लॉजिकली उसको सेटिस्फाई नहीं किया, बल्कि अपील टू फोर्स का आपने इस्तेमाल किया। जब किसी को थ्रेट, धमकी या पनिशमेंट का डर दिखाकर कोई काम करवाया जाता है तो लॉजिक में उस फैलेसी को या इन्फ्रेंस की उस फॉल्ट को अपील टू फोर्स कहा जाता है। यानी आपने फोर्स को अपील किया है, ना कि लॉजिक को। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इसी फैलेसी के दूसरे नाम जो लैटिन नेम स्पेशली आर्ग्यूमेंटम एट बैक्यूलम है, लैटिन नेम है इसका, और भी कई नाम है। आर्ग्यूमेंट टू द कजल, कजल का मतलब लाठी होती है, तो लाठी के जोर पर यानी बलपूर्वक आपने वो काम करवाया। अपील टू द स्टिक, स्टिक का मतलब भी लाठी होता है, तो यानी डंडे के जोर पर वो काम करवाया गया। लॉजिक के बेस पर आपने वो काम किस तरीके से और क्यों किसी पर्टिकुलर पर्सन को करना चाहिए इसको सिद्ध नहीं किया है। तो यहां पर देखिए मीनिंग क्या कहता है इन लॉजिक, अपील टू फोर्स इज ए फैलेसी, एक तरीके की फैलेसी है, विच अकर्स, ये तब होती है व्हेन समवन इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली का मतलब तो छुपा कर, उस कथन के अंदर निहित होकर, और एक्सप्लिसिटली का मतलब एकदम ओपनली क्या करता है? थ्रेटन्स, थ्रेटन्स का मतलब धमकी देता है। किसको? द रीडर और लिसनर और यूज फोर्स एज ए जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, इम्प्लिसिटली यानी थोड़ा छुपा के, गुप्त रूप में, या एक्सप्लिसिटली का मतलब एकदम सामने आकर क्या करता है? धमकी देता है रीडर को या लिसनर को, और साथ ही साथ वो फोर्स के यूज को काम में लेता है फॉर जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। किसी निष्कर्ष को एक्सेप्ट करना है किसी को, रीडर को, लिसनर को, सामने जो बैठा है व्यक्ति उसको, इसलिए क्योंकि स्पीकर ने धमकी का, डर का, पनिशमेंट का सहारा लिया। तो वो कौन सी फैलेसी है? अपील टू फोर्स, जिसे लैटिन में आर्ग्यूमेंटम एट बैक्यूलम कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, इन शॉर्ट द थ्रेट डज नॉट प्रूव और डिसअप्रूव द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। धमकी से किसी बात का सच्चाई या झूठ है ये प्रूव नहीं किया जा सकता। किसी को धमकी देकर ये कहना कि तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो देख लेना मैं तुम्हें बाहर देख लूंगा, तो अब ये लॉजिक में ये सही नहीं माना जाता है। ए ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, स्केयर टैक्टिक्स, भय दिखाकर, डर दिखाकर, स्केयर टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, दैट provokes a sense of fear is also commonly associated with this fallacy। जब हम किसी को डर दिखाकर, चाहे वो ईश्वर का, परमात्मा का, या किसी तरीके से डर दिखाकर कोई काम करने को कहें या न करने को कहें, तो वहां हम लॉजिकली साउंड नहीं है, तो ऐसी फैलेसी को अपील टू फोर्स कहा जाता है। इस फैलेसी को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल और उसकी एक्सप्लेनेशन को अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फैलेसी किस तरीके से होती है। एग्जाम्पल्स विथ एक्सप्लेनेशन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ सुमित नाम का एक पर्सन है, वो अपने बॉस को कहता है
boss, why do I have to work weekends when nobody else in the company does? तो वो सुमित अपने बॉस को कहता है कि बॉस मुझे वीकेंड पर क्या काम करना, क्यों मुझे वीकेंड पर ही अकेले को ही क्यों काम करना पड़ता है, जबकि कंपनी में कोई और पर्सन वीकेंड्स पर काम नहीं करता, बाकी सारे फ्री रहते हैं, केवल मुझे ही काम क्यों करना पड़ता है? Why do I have to work weekends? मतलब मुझे ही क्यों काम करना पड़ता है when nobody else in the company does? जब कोई कोई पर्सन तो कंपनी में वीकेंड्स पर काम ही नहीं करता। तो बॉस जो है उसे लॉजिकली सेटिस्फाई करने के बजाय क्या कहते हैं, एम आई सेंसिंग इनसबऑर्डिनेशन? तुम्हारी बातों से मुझे इनसबऑर्डिनेशन, असहयोग की बू आ रही है, तुम कोई कॉपरेशन नहीं करना चाहते। आई कैन फाइंड अनदर एम्प्लॉय वेरी सून, तुम्हारी जगह जल्दी ही मैं दूसरा एम्प्लॉय ढूंढ लूंगा। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, बॉस ने सुमित को ये नहीं बताया कि देखो इस कारण से या ये कारण है इसलिए तुम्हें वीकेंड पर काम करना पड़ता है, लॉजिकली उसको सेटिस्फाई नहीं किया, बल्कि उसे कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे, ऐसा क्वेश्चन दोबारा करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अपील टू फोर्स का यूज, बलपूर्वक, स्केयर टैक्टिक्स, फियर या थ्रेट का यूज करना ही अपील टू फोर्स कहलाता है। तो एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं कि सुमित हैज आस्क्ड अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, सुमित ने एकदम सही आंसर पूछा था कि भाई जब किसी और को वीकेंड पर काम नहीं करना है तो मुझे अकेले को क्यों करना है। टू विच ही डिड नॉट गेट अ लेजिटिमेट आंसर, जिस लेजिटिमेट क्वेश्चन पूछा था, सही क्वेश्चन पूछा था, वैध क्वेश्चन पूछा था, जिसे उसे लेजिटिमेट आंसर नहीं मिलता है, रादर हिज क्वेश्चन वाज डिफ्लेक्टेड बाय अ थ्रेट ऑफ फोर्स, जबकि उसके क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया जाता है किसके द्वारा, थ्रेट ऑफ फोर्स, बल की धमकी के द्वारा कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, तुम्हारी जगह कोई और आदमी ढूंढ लूंगा। तो यहां पर दैट ही विल बी फायर्ड, इसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो यहां फोर्स का यूज किया गया। तो यह अपील टू फोर्स का एक एग्जांपल है। एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, इफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट कंप्लाई विथ आवर रिक्वेस्ट वी आर गोइंग टू स्टॉप फंडिंग देम ऑलटुगेदर। तो यहां पर एक स्पीकर जो है एक इंस्टीट्यूशन को कह रहा है कि अगर इंस्टीट्यूशन हमारी रिक्वेस्ट के अनुसार काम नहीं करेगा, कॉम्प्लाई विथ यानी उसके अनुसार काम करना, किसी के अनुसार ढलना, या हमारा कहना नहीं मानेगा, हमारी रिक्वेस्ट को कॉम्प्लाई विथ नहीं करेगा, तो वी आर गोइंग टू स्टॉप फंडिंग देम ऑलटुगेदर, तो हम उस इंस्टीट्यूट को फंडिंग देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, स्पीकर ने ये नहीं बताया कि भाई हम ये जो हमारी रिक्वेस्ट है वो ये है, और लॉजिकली आपके इस इंस्टीट्यूट को हमारा ये काम करना चाहिए या हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये कहता तो लॉजिकल होता। लेकिन यहाँ पर स्पीकर ने क्या कहा, अगर हमारा काम नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो हम तुम्हारी फंडिंग रोक देंगे। डर, स्कैरी टैक्टिक्स, फियर किसी तरह का, थ्रेट, धमकी, यही तो अपील टू फोर्स में होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, हियर the person instead of giving sound arguments in favor of their proposal uses scare tactics। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो पर्सन है जो यहां बोल रहा है, जिसका एक कथन है, instead of giving sound arguments in favor of their proposal, अपने प्रस्ताव या रिक्वेस्ट के पक्ष में कोई साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं देता है कि भाई ये हमारा इस तरीके से, हमने जो रिक्वेस्ट की है वो इस तरीके से अच्छी है, ये हमारे लिए भी सही रहेगी और आपके इंस्टीट्यूशन के लिए भी बेहतर रहेगा, ऐसा कहने के बजाय यूजेस स्केयर टैक्टिक्स, वो धमकी का यूज करता है, डर का प्रयोग करता है, थ्रेट ऑफ स्टॉपिंग द फंडिंग फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट, और वो धमकी देता है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई तो हम इस इंस्टीट्यूट को हमारी तरफ से जो फंडिंग होती है वो रोक देंगे। तो ये एक तरीके से अपील टू फोर्स का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि अपील टू फोर्स क्या होता है। आर्ग्यूमेंटम एड बैक्चुलम, जिसका लैटिन नेम है, जिसमें किसी लॉजिक के बजाय धमकी, डर, फियर का सहारा लेकर स्पीकर जो है अपनी बात को मनवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट। जो नेक्स्ट फैलेसी है, अब्यूज का मतलब ऐसे किसी को गाली देना होता है, किसी को अपमानित करना, गाली देना। तो अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट एक ऐसी फैलेसी है
जिसमें किसी पर्सन ने कोई बात कही तो उसकी बात को लॉजिकली सेटिस्फाई करने के आधार के बजाय उस पर्सन के कोई और जो ड्रॉबैक्स होती है, वीकनेस होती है, कमियां होती है, उसके आधार पर उसे चुप करवा दिया जाता है। तो यहां पर इस तरीके की जो बात है, जो उसके हम कह सकते हैं कि उसके व्यक्तिगत चरित्र या किसी अन्य बात पर जो कि उस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, उस मैटर से रिलेटेड नहीं है, कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से, उसके विचारों से, उसके धार्मिक चीजों से रिलेटेड है, वहां पर आकर उसको ये बात कहना आर्ग्यूमेंटम, हम कह सकते हैं ऐसा आर्ग्यूमेंट अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट की फैलेसी को अकर करवाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके भी अदर नेम्स है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, यानी ऐसा जो उस ह्यूमन बीइंग पर ही आ जाए बल्कि लॉजिक पर ना रहे, और पर्सनल अब्यूज अटैक्स, पर्सनल जो मैटर है, पर्सनल जो व्यूज है, उसकी लाइफ है, उस पर अटैक करना, डैमनिंग द सोर्स, जहां से कोई व्यक्ति आ रहा है उसके सोर्स पर अटैक करना, ना कि लॉजिकली उसकी बात को गलत या सही साबित करना, नेम कॉलिंग, गाली निकालना, रेफ्यूटेशन बाय कैरिकेचर, कैरिकेचर होता है किसी का हंसी मजाक उड़ा के और किसी बात का खंडन करना। तो ये सारी बातें अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट की इस फैलेसी के दूसरे नाम है। तो यहां पर देखिए मीनिंग इसका क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ इररेलेवेंट प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये जो फैलेसी होती है ये बेस्ड ऑन फीलिंग्स ऑफ इररेलेवेंट प्रेजुडिसेस, कुछ ऐसे पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है जो हम अपनी बात को, जो कह रहा है पर्सन, उसके लिए हम जो पूर्वाग्रह रखते हैं, उसकी बात को काटने के लिए हम उस पूर्वाग्रह को यूज में लेते हैं रादर देन फैक्ट्स। ये पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, ना कि फैक्ट्स पर, रीजन यानी तर्क पर, एंड लॉजिक यानी रीजनिंग और लॉजिक का सहारा लेने के बजाय पर्सनल लाइफ पर, उसके व्यूज पर अटैक किया जाता है उसकी बात को काटने के लिए। इट इज ऑफन ए पर्सनल अटैक ऑन समवन्स कैरेक्टर और मोटिव रादर देन एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द एक्चुअल इशू एट हैंड। अब यहां पर देखिए, इट इज जनरली एन अटैक ऑन समवन्स कैरेक्टर और मोटिव्स, यानी उसके चरित्र पर, उसकी व्यक्तिगत लाइफ से रिलेटेड इस तरीके की बातें की जाती है जिससे उस बात का लेना देना नहीं है, जो उसने अभी जो इशू एट हैंड है, हमारे सामने जो बात है उससे उसका लेना देना नहीं है, लेकिन हम सीधा वहां पहुंच जाते हैं और एक्चुअल इशू एट हैंड में की बजाय हम उन पूर्वाग्रहों के आधार पर उस पर्सन के कैरेक्टर और मोटिव्स को हम क्या करते हैं, दोषी ठहराकर उसकी उस बात को भी झूठा साबित कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ पर्सनल अटैक fallacy is often witnessed in debates in courtrooms and politics. Politics में, courtrooms में, इस तरीके के डिबेट्स में ऐसे अनसाउंड रीजनिंग अपने को देखने को मिलती है, जिसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए झूठा साबित कर दिया जाता है कि वो कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं फॉल्टी है, कहीं उससे कोई गलती हो गई है, या उसके चरित्र पर कहीं कोई दाग लगे, तो उसके स्टेटमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। Often the attack is based on person's social, political और religious view. ये जो अटैक होता है वो व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक उसके जो विचार है उस पर केंद्रित होती है, जिसका इशू एट हैंड, जो सामने मुद्दा चल रहा है, उससे कोई लेना देना ही नहीं होता, फिर भी उसको इस आधार पर जो है उस बात पर अपनी विचार रखने से डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारा क्या, तुम्हारी लाइफ में तो ऐसा है, तुम काहे को इस पे अपनी बात रख रहे हो। तो ये इस तरीके से कोई डिवोर्सी है या किसी की पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा चल रहा है, तो वहां जहां ऑफिस का कोई मैटर है उसमें भी कह दिया जाता है, तुम तो वो है ना जो इसके घर में ये चल रहा है, अरे भाई तुमसे कैसे होगा ये, अरे तो भाई उस मैटर का, उस घर के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब इस तरीके की कोई बात कही जाए तो ये फैलेसी अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट में आती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स विथ एक्सप्लेनेशन। अब यहां पर देखिए एक स्पीकर कह रहे हैं, दिस इज ए फीमेल इशू, ये औरतों से संबंधित मुद्दा है, एज ए मैन हाउ कैन यू हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस। अरे भाई तुम तो एक आदमी हो, तुम्हारी राय इसमें कैसे हो सकती है। तो भाई आदमी हो या औरत हो,
हम ह्यूमन बीइंग तो है और अपनी राय तो किसी मुद्दे पर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीकर ने जो उसने बात कही है उसको गलत प्रूव करने के बजाय उसको केवल उसके जेंडर के आधार पर कि वो मेल है इसलिए फीमेल इश्यूज पर बात ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन, यूजिंग जेंडर एज ए मींस टू डिवैल्यू एन आर्गुमेंट फ्रॉम एन ओपोजिंग जेंडर। तो यहाँ पर देखिए यूजिंग जेंडर किसका यूज लिया उसने, जेंडर का इशू लिया, जबकि उसने जो बात कही है उसको गलत या कितना गलत या ज्यादा गलत या फॉल्टी साबित करने के बजाय जो पर्सन सामने है उसने कह दिया कि तुम तो मेल हो तो फीमेल इश्यूज पर कैसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर यूजिंग जेंडर एज ए मींस ऑफ डी वैल्यू, उसके बात को डी वैल्यू करने के लिए, उसकी बात घटाने के लिए, उसकी बात का महत्व कम करने के लिए उसने सामने वाले पर्सन ने जो कि खुद फीमेल है उसने सामने वाले पर्सन का जेंडर जो है उसको आधार बनाकर उसकी बात को काटने की कोशिश की है, जिसका उस जगह पर लेना देना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, यू डिडंट इवन फिनिश हाई स्कूल, हाउ कुड यू पॉसिबली नो अबाउट दिस। अरे तुमने तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, तुम्हें इस चीजों का क्या पता। अब मान लीजिए जैसे चर्चा चल रही है कि मार्केट में महंगाई बढ़ गई है, मार्केट में देखो सब्जियां महंगी हो गई, ये ऐसी कोई बात चल रही है और कोई व्यक्ति अपनी राय रखे इस पर, तभी दूसरा व्यक्ति कहता है अरे तुम्हें क्या पता, तुमने तो 10वीं पास भी नहीं किया। तो यहां पर उसकी पर्सनल जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको, जिसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, महंगाई चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो सबको बढ़ती हुई दिख रही है, महसूस होती है अगर बढ़ती है तो वहां पर यह कहना कि तुम्हारा इस मामले से क्या लेना देना, तुमसे तो 10th पास नहीं होता। तो यहाँ ये जो है आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम की श्रेणी में आती है, अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट की श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर देखिए, हियर द आर्ग्यूअर डज नॉट गिव साउंड आर्ग्यूमेंट्स, वो साउंड आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता है अगेंस्ट एनी पर्सन्स थियरी, किसी पर्सन ने थियरी दी, किसी पर्सन ने कोई बात रखी, उसके अगेंस्ट कोई अपनी बात को साउंड रीजनिंग से नहीं सेटिस्फाई करता, बट यूजेस समवन्स एजुकेशनल लेवल एज ए मींस टू एक्सप्लॉइट एंड डिग्रेड देम, जबकि वो किसी के एजुकेशन लेवल का यूज करता है एज ए मींस टू एक्सप्लॉइट एंड डिग्रेड देम, उनकी बातों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको डिग्रेड नीचा दिखाने के लिए उसके एजुकेशन लेवल को बताता है, कमतर दिखाता है ताकि उसकी बात की डिवैल्यू हो जाए। तो यहाँ पर इस तरीके का जब जो लॉजिक में जो फॉल्ट होता है उसको अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट की फैलेसी या इन्फ्रेंस की जो फॉल्ट है वो अब्यूजिव आर्ग्यूमेंट में गिनी जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट फैलेसी की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अपील टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जैसे कि आप जानते हैं अज्ञानता को कहते हैं, अज्ञानता, अपील टू इग्नोरेंस, यानी किसी चीज के बारे में किसी को पता नहीं है इसलिए वो सच या झूठ है, यानी अभी तक किसी को इसके बारे में पता नहीं है, ये ज्ञानता है उसके बारे में, इसलिए उससे संबंधित किसी बात को सच मान लेना क्योंकि पता ही नहीं है, या झूठ मान लेना क्योंकि पता ही नहीं है। तो इस तरीके का आर्गुमेंट जब होता है तो उसे अपील टू इग्नोरेंस कहा जाता है। इसके भी अदर नेम्स हैं, आप देखिए आर्गुमेंटम एड इग्नोरेंटियम, ये इसका इग्नोरेंस से जुड़ा हुआ है, इग्नोरेंटियम ये इसका लैटिन नेम है। अपील टू मिस्ट्री, मिस्ट्री यानी रहस्य है, किसी चीज के बारे में रहस्य बना हुआ है, पता नहीं उसकी सच्चाई। ब्लैक स्वॉन फैलेसी, ब्लैक काला अज्ञानता का सिंबल है, तो ब्लैक स्वॉन फैलेसी भी इसका एक नाम है। तो इस फैलेसी में जैसे मैंने कहा अज्ञानता को आधार बनाया जाता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट मीनिंग इसका क्या कहता है, अपील टू इग्नोरेंस हैपेंस व्हेन अ पर्सन mistakenly believes something to be true that is not because he or she does not know enough about the subject. किसी चीज को सिर्फ इसलिए झूठ मान लेता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए वो भी झूठ है, या और हैज नॉट बीन गिवन इनफ एविडेंस, जिसके पक्ष में या विपक्ष में कोई सबूत नहीं है, टू नो अदरवाइज, यानी वो जो जानता है उसके अलावा कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसलिए वो जो कह रहा है वही सच, या वो जो दावा कर रहा है वही सच या झूठ है जिसका वो दावा कर रहा है। तो यहां पर
इग्नोरेंस को आधार बनाकर आर्ग्यूमेंट को पेश किया जाता है। तो यहां पर फिर से देखिए स्टूडेंट, अपील टू इग्नोरेंस हैपेंस। अपील टू इग्नोरेंस तब होती है व्हेन ए पर्सन मिस्टेकनली बिलीव्स, जब वो गलती करते हुए ये बिलीव करता है दैट समथिंग टू बी ट्रू, कि कोई चीज सच है जो कि सच नहीं होती, बिकॉज ही और सी डज नॉट नो इनफ, क्योंकि वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में, और hasn't been given enough evidence to know otherwise, या उसको उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए वो जो सोचता है वो ही सच है। This fallacy occurs when you argue that your conclusion must be true because there is no evidence against it. अब यहां पर क्या होता है, ये तब होती है जब आप मानते हो कि आप जो कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि ये सच है, तो वो सच सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि कोई सबूत इसके झूठ के संबंध में नहीं है। Such an argument is persuasive because the audience wants to believe what their prejudices tell them is true. इस तरीके का आर्ग्यूमेंट लॉजिक में फॉल्टी माना जाता है क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस वही सच मान लेते हैं और उसको ही सच मान लेते हैं जो उनके प्रेजुडिसेस के अकॉर्डिंग सही है, और वो इसके अगेंस्ट ज्यादातर सबूत सुनते भी नहीं है। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल्स देखते हैं। नो वन कैन एक्चुअली प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए यहां पर कोई पर्सन कह रहा है कि देखो कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि ईश्वर है, कोई ये प्रूव नहीं कर सकता। यहां पर एक अथीस्ट जो है, ये नास्तिक व्यक्ति हो सकता है, वो ऐसे कह रहा है कि कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि गॉड है, इसलिए गॉड नहीं है। तो यहां पर देखिए, नो वन कैन एक्चुअली प्रूव द गॉड एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, द असम्पशन ऑफ ए कंक्लूजन और फैक्ट बेस्ड प्राइमरीली ऑन लैक ऑफ एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। जो उसने कंक्लूजन निकाला है वो इस तथ्य पर आधारित है कि उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति आज तक ये प्रूव नहीं कर पाया, इसके अगेंस्ट कोई प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए ये जो है मैं कह रहा हूं वो सच है, ये मान लेना अपील टू इग्नोरेंस कहलाता है। सेकंड एग्जांपल देखिए, सी हैजंट सेड शी डजंट लाइक यू, सो शी इज प्रोबेबली इंटरेस्टेड इन यू। अब देखिए कोई पर्सन है अपने फ्रेंड को कह रहा है कि किसी महिला ने शी हैजंट सेड दैट शी डजंट लाइक यू, उसने कभी नहीं कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए शायद वो तुम में इंटरेस्टेड है। यानी किसी ने किसी को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, इसलिए इसका अदरवाइज सही है कि वो तुम्हें पसंद करता ही है। तो यहां पर फिर देखिए, हियर the arguer does not give sound arguments, instead he depends on the theory that something is right because the otherwise of that never happened. अब यहां पर देखिए, यहां पर स्पीकर जो है इस बात का कि वो इंटरेस्टेड है इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि इसके अदरवाइज कभी नहीं हुआ कि उसने तुम्हें कहा हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें पसंद करती है। तो यहां पर देखिए, जिस चीज के बारे में एविडेंस नहीं है, इग्नोरेंस है, उसको सही मान लेना आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंटियम की श्रेणी में आता है, यानी फैलेसी बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा ये ऐसा चैप्टर है जो कई बार हमारे कंसिडरेशन को मांगता है, हमारी थिंकिंग को अराउज करने वाला है। तो आपको ध्यान से इस चीज को समझना है कि किस जगह कौन सी फैलेसी किस कारण से अकर हो रही है। जो एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है उसको ध्यान से सुनना है, तभी आपको ये चीज जो है अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अपील टू अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी फील्ड में कोई आधिकारिक कोई बुक है, कोई पर्सन है जो उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा जानता हो, तो वो उसकी अथॉरिटी माना जाता है। तो अपील टू अथॉरिटी में स्पीकर जो है वो कई बार उस अथॉरिटी का सहारा लेकर, उस अथॉरिटी का नाम लेकर अपने आर्ग्यूमेंट को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो यहां पर देखिए अदर नेम्स क्या है, आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकुंडियम। वेरिकुंडियम जो है लैटिन वर्ड है, आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकुंडियम
मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज किया गया है। इररेलेवेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी सही रेलेवेंट रूप में यूज नहीं की गई। क्वेश्चनेबल अथॉरिटी, कई बार अथॉरिटी जो नाम लिया जाता है वो उस मामले में क्वेश्चनेबल होती है। और इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट नहीं हो, जो सही नहीं हो, गलत अथॉरिटी का यूज करके जो ये बात कहना। जैसे आप सोचिए जो ऐड होते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये सीमेंट जो है सबसे अच्छा सीमेंट है, तो भाई अमिताभ बच्चन एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको सीमेंट के बारे में सारी जानकारी हो, वो उन्होंने कौन से इंजीनियरिंग की है, उन्होंने कौन से मकान बनाए हैं। या फिर हमें कहना है कि इस फला बुक में जो इतनी फेमस है ये लिखा हुआ है इसलिए ये बात सही है। तो एडवर्टीजमेंट में और पॉलिटिक्स में इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है, कंक्लूजन है, वो अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं, क्योंकि किसी बहुत फेमस अथॉरिटी ने किसी बहुत अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी या बुक में ये बात लिखी गई है, तो इसलिए ये सही होगी या इसलिए ये गलत ही होगी। इस तरीके से मानना ही अपील टू अथॉरिटी है। तो यहां पर देखिए मीनिंग क्या कहता है, दिस फैलेसी इज कमिटेड, ये फैलेसी तब होती है व्हेन अ पर्सन asserts, जब कोई ये पर्सन ये मान लेता है दैट ए क्लेम इज ट्रू, कि कोई दावा जो है, क्लेम जो है वो ट्रू है, बिकॉज एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी मेक्स द क्लेम और एक्सेप्ट समवन्स क्लेम बिकॉज ऑफ हिज और हर अथॉरिटी इन अ फील्ड अनरिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंट। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, ये फैलेसी तब होती है जब कोई पर्सन ये दावा करता है, क्लेम करता है कि कोई दावा या क्लेम इसलिए सच है क्योंकि उस फील्ड की कोई अथॉरिटी और एक्सपर्ट ने ये बात कही है, और एक्सेप्ट समवन्स क्लेम, या किसी और पर्सन के दावे को इसलिए सही मान लेता है क्योंकि उस फील्ड से चाहे रिलेटेड या अनरिलेटेड अथॉरिटी ने ये बात कही है, तो वहां जो है वो अपील टू अथॉरिटी होती है। Since people have a tendency to believe authority teach, so this fallacy is common, fairly common. ये fallacy जो बहुत common है, और जैसे मैंने कहा एडवर्टीजमेंट में जो पॉलिटिकल स्पीचेस होते हैं उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मास अपील को अराउज करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे अथॉरिटीज का यूज किया जाता है जो उस फील्ड से बिल्कुल इररेलेवेंट है, लेकिन उसको भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे उनको इस चीज का बहुत बड़ा नॉलेज हो। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल्स विथ एक्सप्लेनेशन। रिचर्ड डॉकिंस, एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट and perhaps the foremost expert in the field, says that evolution is true, therefore it is true. रिचर्ड डॉकिंस जो कि एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि एवोल्यूशन की जो थियरी है वो सही है, इसलिए ये सही ही है। अब आप देखिए स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं कि किसी फील्ड का कोई व्यक्ति कोई दावा करे और वो दावा सही ही, क्योंकि जब तक कोई चीज पूरी तरह प्रूव नहीं हो जाती साइंस में, उसको सही नहीं माना जा सकता, उसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहां पर देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, रिचर्ड डॉकिंस चूंकि एक उस फील्ड की अथॉरिटी है, तो उनको उनका नाम लेकर, चाहे हो सकता है कई बार उन्होंने ये दावा ना भी किया हो, तो उनका नाम लेकर ये बात कह दी जाती है, तो लोग सोचते हैं कि सच में उसने कहा होगा, गीता में ये लिखा है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, भले ही वो पर्सन के खुद के विचार हो। तो इस तरीके से गीता, रामायण का नाम लेकर अथॉरिटी का इररिलेवेंट तरीके से उनकी बात को, अपनी बात को लोग जो है उसकी बात बताकर फैशन में ले आते हैं, चलन में ले आते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस सर्टेनली नोज अबाउट एवोल्यूशन, निश्चित रूप से चूंकि वो एक्सपर्ट है तो वो जानते हैं एवोल्यूशन की थ्योरी में, एंड ही कैन कॉन्फिडेंटली टेल अस दैट इट इज ट्रू, वो कॉन्फिडेंटली कह भी सकते हैं कि ये सच है, बट दैट डज नॉट मेक इट ट्रू। लेकिन केवल रिचर्ड डॉकिंस के कहने से कोई थियरी एकदम गलत या सही साबित नहीं हो जाती। व्हाट मेक्स इज ट्रू इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थियरी। बल्कि यहां पर स्पीकर को बहुत सारे अपने आर्गुमेंट्स देने चाहिए थे जो रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बात में कहे। वो आर्गुमेंट्स
उस थियरी के फेवर में रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सीधा कह दिया रिचर्ड डॉकिंस का मानना है कि ऐसा सही है इसलिए ये सही। अरे भाई, रिचर्ड डॉकिंस ने किस किस आधार पर ये कहा, तुम भी वो आधार पर देकर बताओ स्पीकर को, लिसनर को, कि हाँ इसलिए ये बात सच है। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड, आइंस्टीन सेड गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। आइंस्टीन ने कहा कि भगवान कोई दुनिया के साथ पासेबाजी नहीं करता, भगवान को दुनिया से इस तरीके से मतलब नहीं है, देयरफॉर गॉड मस्ट एग्जिस्ट, इसलिए गॉड है तो सही। चलो, आइंस्टीन ने गॉड का नाम लिया कि वो उसको दुनिया से मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब गॉड तो है। अब यहां पर देखिए, पहली बात कि यहां आइंस्टीन ने किसी और रेफरेंस में वो बात कही है। आइंस्टीन एक बड़ा नाम है फिजिक्स में, उनकी अथॉरिटी का यूज करके थियोलॉजी के फील्ड में गॉड के होने या नहीं होने के संबंध में दावे पेश किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आइंस्टीन का थियोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है। ये फिजिक्स की कोई बात होती तो हम आइंस्टीन की बात को मानते, तो यहाँ पर केवल इस आधार पर कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा तो उससे इररिलेवेंट एक तरीके से एक बात कह देना और आइंस्टीन का नाम लेकर उस बात को सही साबित करना, यही अपील टू अथॉरिटी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इन दिस आर्ग्यूमेंट the fact that Einstein seems to believe in God is used as evidence for the existence of God। तो यहां पर यह बात की आइंस्टीन का गॉड में विश्वास था, इस बात की एक थियरी हो सकती है, लेकिन गॉड है इस बात की थियरी को वहां पर ले आया गया है, क्योंकि आइंस्टीन ने बिलीव किया है, आइंस्टीन ने ऐसा कहा है, इसलिए गॉड है। तो यहां पर देखिए, हाउएवर Einstein is an expert in physics, not philosophy or theology। आइंस्टीन जो है फिजिक्स के एक्सपर्ट है, थियोलॉजी यानी ईश्वर शास्त्र या फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के एक्सपर्ट नहीं है। Therefore, the authority of Einstein, इसलिए आइंस्टीन की अथॉरिटी को is not sufficient to provide evidence for the truth of the conclusion। इसलिए जो निष्कर्ष निकाला गया है कि गॉड निश्चित रूप से है, यह निष्कर्ष सिर्फ आइंस्टीन की एक दूसरी बात को इररिलेवेंट जगह पर, जो इससे रेलेवेंट नहीं है, वहां कही गई बात को आधार बनाकर और आइंस्टीन का नाम लेकर यह बात कह दी गई। तो इसलिए यहां पर चूंकि आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट है, जबकि यहां थियोलॉजी और फिलॉसफी की बातें हैं, तो यहां आइंस्टीन का नाम लेकर कंक्लूजन को सही साबित करने की कोशिश जो है अपील टू अथॉरिटी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अपील टू बिलीफ या अपील टू पीपल। अब देखिए स्टूडेंट, अपील टू पीपल या अपील टू बिलीफ यानी कोई चीज इसलिए सही है कि बहुत से लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव सो, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए ये सही है, या ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं या ऐसा सोचते हैं कि ये चीज गलत है इसलिए ये गलत है। तो इस तरीके से बात कहना क्या कहलाता है? अपील टू बिलीफ या अपील टू पीपल कहलाता है। इसके भी अदर नेम्स है स्टूडेंट्स, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, यानी पॉपुलम जिससे पॉपुलेशन वर्ड बना है, जनता, लोग। अपील टू एक्सेप्टेड बिलीफ, ज्यादातर लोग जैसा सोचते हैं बस वही सही है, एक्सेप्ट करते हैं जैसा बिलीफ उसको सही मान लेना, अगर ऐसा सोचते हैं कि ये गलत है तो गलत मान लेना। अपील टू द मासेज, मासेज का मतलब जनता हो गई, लोग हो गए, जनसमूह हो गया। तो जनसमूह, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जैसा सोचते हैं वही सच है, ऐसा मान लेना अपील टू द मासेज है। अपील टू द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा सोचते हैं इसलिए ये सच है। आर्ग्यूमेंटम बाई कंसेंसस, तो यहां पर देखिए जनता के द्वारा, ज्यादातर जनसंख्या के द्वारा माना गई चीज को आर्गुमेंट देना। अथॉरिटी ऑफ द मैनी या बैंड वैगन फैलेसी, तो यहां पर देखिए जैसे ज्यादातर लोग शादी में बैंड वैगन के पीछे पीछे चलते हैं, तो जिस थियरी के पीछे ज्यादातर लोग जा रहे हैं बस वही थियरी सही है, इसलिए इसको बैंड वैगन थियरी कहते हैं। अपील टू मासेस, अपील टू पीपल, आर्गुमेंटम एड पॉपुलम, अपील टू बिलीफ, ये सब एक ही फैलेसी के नाम है, जिसका मतलब है कि ज्यादातर लोग जैसा सोचते हैं वही, अगर जिसके बारे में सच सोचते हैं वही सच है और जिसके बारे में गलत सोचते हैं वो गलत है, ये मान लेना ही अपील टू बिलीफ या अपील टू पीपल की श्रेणी में आएगा।
तो यहां पर देखिए स्टूडेंट इसका मीनिंग क्या कहता है. ए फैलेसी इज एन आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऑन अनसाउंड लॉजिक. कोई भी फैलेसी होती है वो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जिसका लॉजिक अनसाउंड हो, जिसकी तर्क जो है सही नहीं हो. तो अपील टू बिलीफ इज अ टाइप ऑफ फैलेसी, और अपील टू बिलीफ भी इसी तरीके की फैलेसी है. एसेंशियली द आर्ग्यूमेंट इज दैट बिकॉज मैनी पीपल बिलीव समथिंग इट मस्ट बी ट्रू. कोई चीज बहुत से लोग, ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ये सही है तो इसलिए वो सही है. दिस लॉजिक इज अनसाउंड बिकॉज इट डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल बिलीव इन अ थिंग, इट स्टिल माइट नॉट बी द ट्रूथ. लेकिन ये हम जानते हैं कि बहुत से लोग किसी चीज के बारे में सोचे कि ये सही है तो ये सही है, तार्किक रूप से ऐसा हम नहीं कह सकते. आज से कई साल पहले लोग समझते थे कि धरती चपटी है और पृथ्वी जो है, अर्थ है, वो सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स है, और सूरज और बाकी जो प्लैनेट्स है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो उन लोगों को हम साउंड लॉजिक वाला नहीं मान सकते. धरती प्लेट की तरह है तो हम उनके, ज्यादातर लोग उस टाइम भारत से बाहर यूरोप में या एशिया में ऐसे ही बिलीव करते थे कि इस तरीके से ही होता है. लेकिन ज्यादातर लोगों के मानने के बावजूद क्या हम इसको सही मान सकते थे? नहीं, ये सही नहीं था. इसलिए अपील टू फोर्स या अपील टू बिलीफ या अपील टू पीपल एक ऐसी फैलेसी होती है जिसमें हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए सही मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग उसको सही मानते हैं, या अदरवाइज किसी चीज को सिर्फ इसलिए गलत मानते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उसको गलत मानते हैं. तो यहां पर देखिए एग्जांपल्स विथ एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, उदाहरण के साथ हम इस चीज को देखते हैं स्टूडेंट्स. पहला क्या कहते हैं? गॉड मस्ट एग्जिस्ट. जरूर भगवान है. आफ्टर ऑल आई जस्ट सो ए पोल, क्योंकि मैंने एक ऐसा पोल देखा, एक ऐसा सर्वे देखा, सेज 85% ऑफ ऑल अमेरिकन बिलीव्स इन गॉड. क्योंकि 85% लोग गॉड में विश्वास करते हैं इसलिए गॉड है. अब देखिए गॉड का होना न होना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहां इस जगह पर स्पीकर ने गॉड के होने को सिर्फ इसलिए मान लिया कि 85% लोगों का मानना है कि गॉड है, इसलिए गॉड है. तो यहां पर आप देखिए दिस लाइन ऑफ रीजनिंग इज फैलेसियस. ये फैलेसियस लाइन है बिकॉज द फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन बिलीव्स, कि ज्यादातर अमेरिकन सोचते हैं कि एक क्लेम कि गॉड्स एग्जिस्टेंस, भगवान का अस्तित्व है, does not in general serves as evidence that claim is true. ये जो बात है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, ये serves as an evidence, ये इस बात का सबूत नहीं है. ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ये कोई चीज इस बात का सबूत नहीं है कि कोई चीज सही है या कोई चीज गलत है. सेकेंड पॉइंट है, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ ड्रिंकिंग. देखिए यहां पर एक स्पीकर कह रहे हैं देखो शराब पीने में कोई बुराई नहीं है. आस्क एनीवन, तुम किसी से भी पूछ लो, ही विल टेल यू दैट ही थिंक्स ड्रिंकिंग इज जस्ट फाइन. तुम किसी से भी पूछ लो, हर कोई यही कहेगा ड्रिंकिंग तो बहुत मस्त चीज है. तो इसका मतलब ड्रिंकिंग तो बहुत बढ़िया चीज है, हर कोई यही कह रहा है. तो इसका मतलब ये देखिए कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ये कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग बढ़िया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिंकिंग बढ़िया है. यहां पर देखिए दिस इज फैलेसियस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट फैलेसियस है, फैलेसी है उसमें. और फैलेसी कौन सी है? आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, यानी अपील टू पीपल, अपील टू बिलीफ. This is fallacious statement because as many people believe a claim does not in general serve as evidence. कितने लोग किसी चीज में विश्वास करते हैं, ये कोई सबूत नहीं हो सकता that the claim is true, कि उनका दावा सच है. फिर तो अदालतें जो है वो कह देगी हाँ भाई कितने % लोगों को लगता है ये दोषी है, तो लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि भाई 80% लोगों ने कह दिया ये दोषी है तो ये दोषी है, 100% लोगों ने कह दिया ये निर्दोष है तो ये निर्दोष है. तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हम. तो इसलिए ये फैलेसी जो लोगों के ओपिनियन पर, मेजॉरिटी के ओपिनियन पर आधारित होती है, सही नहीं मानी जा सकती. और इस तरीके के स्टेटमेंट जो है एक ऐसी फैलेसी जिसको अपील टू बिलीफ या अपील टू पीपल कहते हैं, उस पर उससे सफर करते हैं.
नेक्स्ट, अपील टू पीटी। अब देखिए स्टूडेंट, पीटी का मतलब होता है दया। दया की भावना को इसमें क्या बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है। अपील टू पीटी यानी इसमें एविडेंस या क्लेम को, जो हम कहते हैं एविडेंस या जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं किसी कंक्लूजन के फेवर में, उसमें दया की भावना को अराउज कर दिया जाता है स्पीकर की। तो यहां पर किसी की हेल्प इसलिए करनी है कि भाई वो अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है, ये कोई आधार नहीं हुआ। तो यहां पर कि दया करो, वो अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो ये कोई दया दिखाकर बात करने वाली बात नहीं हुई। किसी चीज को सिर्फ इसलिए मान लिया जाए कि वो दया की भावनाओं को उठाकर उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी किया जाए, तो ये सही नहीं माना जाता। अगर किसी कंक्लूजन में इस तरीके की फीलिंग्स को मिक्स किया गया है तो ऐसा ऐसा कंक्लूजन फैलेसिस होता है जिसमें अपील टू पीटी की फैलेसी होती है। इसके भी अदर नेम्स है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम। मिजरिकॉर्डियम यानी मिजरी का मतलब भी वैसे विपदा या आपदा या बुरी स्थिति होती है, तो किसी की अपने आप को बुरी स्थिति में दिखाकर उसकी दया की भावनाओं को उठाना। लैटिन वर्ड है अपील टू सिंपैथी, सिंपैथी के आधार पर, और अपील टू विक्टिमहुड, खुद को विक्टिम प्रेजेंट करना और फिर सहायता मांगना। इस आधार पर ये अपील टू पीटी होगा, क्योंकि लॉजिक कहता है कि कोई चीज लॉजिकली सही या गलत होनी चाहिए, उसके आधार पर ही जो है कंक्लूजन निकालना चाहिए। तो यहां पर देखिए मीनिंग, एन अपील टू पीटी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशनल अपील। अब देखिए अपील टू पीटी एक तरीके की इमोशनल अपील है, इन विच ए पर्सन सब्स्टिट्यूट्स ए क्लेम, जिसमें पर्सन सब्स्टिट्यूट्स अ क्लेम, जो वो दावा करता है उसमें फैक्ट्स को बताने के बजाय उसकी सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह क्या रख देता है, इंटेंडेड टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ पीटी और सिंपैथी। तो वो अपनी जो फैक्ट्स है उसके बजाय पीटी और सिंपैथी की भावनाओं को अराउज करने वाली बातों को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता है उनकी जगह पर, फॉर एविडेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। सबूत, एविडेंस के स्थान पर किसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, फीलिंग्स ऑफ पीटी और सिंपैथी, उनकी भावनाओं को। द आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट्स टू परसुएड बाय प्रोवोकिंग इररिलेवेंट फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी। तो आर्ग्यूमेंट ऐसा होता है जिसमें लोगों को सिर्फ इस आधार पर परसुएड किया जाता है, अपनी बात पर मनवाया जाता है, ताकि और कि उनकी जो दया की, सिंपैथी की जो भावना है, सहानुभूति, उसको अराउज कर दिया जाता है अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट करके। तो ये जो फैलेसी होती है ये अपील टू पीटी होती है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। पहला एग्जाम्पल है, आई एम पॉजिटिव दैट माई वर्क विल मीट योर रिक्वायरमेंट्स। मैं पॉजिटिव हूं, मुझे यकीन है कि मेरा काम आपकी जरूरत के अनुसार होगा। आई रियली नीड द जॉब, मुझे जॉब की जरूरत है, सिंस माई ग्रैंड मदर इज सिक, क्योंकि मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, दादी माँ बीमार है, उसका जॉब से क्या लेना देना है, वो तो उसकी योग्यता के आधार पर कि उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस है, किस तरीके से उसने अपने आप को सही जॉब के एकदम फिटेस्ट पर्सन खुद को साबित करना है, ये आर्गुमेंट तो उसे देने चाहिए थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे जॉब किस लिए जरूरत है, कि मेरी दादी माँ बहुत बीमार है। तो सामने वाले की फीलिंग ऑफ सिंपैथी, फीलिंग ऑफ पिटी को अराउज किया जा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन है, हियर द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रुथ। तो यहां पर देखिए जो स्पीकर है वो सच्चाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और सच्चाई क्या है, हिज क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, हिज एक्सपीरियंस, हिज स्किल्स, ये जो है उसकी जॉब लगने के आधार है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय डिस्ट्रैक्ट कर रहा है लिसनर को बाय द यूज ऑफ पीटी दैट हिज ग्रैंडमदर इज सिक। वो उसको डिस्ट्रैक्ट करके कह रहा है कि मेरी दादी माँ बीमार है, इसलिए मुझे जॉब की जरूरत है, प्लीज सर मुझे जॉब दे दीजिए। तो भाई ये तो कोई आधार नहीं हुआ जॉब लेने का, which is very irrelevant to the issue at hand। जो जॉब है उससे बिल्कुल दादी माँ की बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, यहां पर पर्सन ने फैक्ट्स के आधार पर कंक्लूजन निकालने के, भाई मेरे में ये योग्यता है, मैं इस तरीके से काम कर सकता हूं, मैंने एक्सपीरियंस भी है, एनर्जेटिक हूं, और
ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं आपकी जॉब को करने के लिए बेस्ट पर्सन हूँ, तो आप मुझे ये जॉब दीजिए। लेकिन वो कह रहे देखिए मुझे लगता है मैं काम कर पाऊंगा, मेरी दादी माँ बीमार है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी दीजिए। लॉजिक में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट सेकंड है, ए यंग मदर asks for assistance from a local church and she brings her 3 young children with her to speak to the pastor. अब यहां पर देखिए, ए यंग मदर आस्क फॉर असिस्टेंस फ्रॉम अ लोकल चर्च, वो लोकल चर्च से हेल्प के लिए मांगती है और वो अपने 3 बच्चों को साथ ले आती है कि देखिए ये 3 बच्चे हैं, कुछ पैसे दीजिए। तो यहां पर अपील टू फोर्स का यूज, अपील टू पिटी का यूज किया गया है, सामने वाले की भावनाओं को। पेस्टर जो पुजारी है वहां का, जो अधिकारी है, उसके सामने 3 छोटे बच्चों को रख देती है। आपने भी भिखारियों को देखा होगा, गोद में से बच्चे ले रखे, एक यहाँ कर रखा है, तो भाई करते क्यों इतने, पहली बात तो। और फिर यहाँ पर ऐसे गोद में उसकी तरफ भूखा है, ठीक है, दया आनी चाहिए, मानवीय स्वभाव है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल होकर कर रहे हैं। तो नॉलेज के फील्ड में लॉजिक्स ये कहता है कि कोई बात लॉजिकली सही या गलत साबित की जानी चाहिए, अन्य किसी बात का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो हियर द वुमन मैनिपुलेट्स पेस्टर्स फीलिंग्स ऑफ पीटी in order to get them to support a point of view. यहां पर पेस्टर की फीलिंग्स ऑफ पीटी को मैनिपुलेट करने के लिए वो 3 बच्चों को लेकर आ रही है, दिखाती है कि देखो छोटे छोटे बच्चे हैं ये वो। तो ये जो लॉजिक में ये इस तरीके की जो बात है उसको अपील टू पीटी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, अब तक हमने काफी जो फैलेसीज है उनके बारे में स्टडी की है। आशा है आपको फैलेसीज जो है वो समझ में आ रही होगी और इनके एग्जाम्पल्स को देखकर आप समझ पाओगे कि यहाँ इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी है, जहां जो विशेषता आपको बताई गई है वो जहां आपको लगे उससे रिलेटेड फैलेसी को आपको पहचानना होगा। और अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को उनके नेम के साथ मैच करते हुए पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आएगी। आई होप इसी चीज को हम कंटिन्यू रखते हुए कुछ और फैलेसीज के बारे में भी स्टडी करेंगे जो कि इक्वली इंटरेस्टिंग है और लॉजिक के हिसाब से जिनकी स्टडी करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, लॉजिकल रहिए, लेकिन कहाँ जो मॉरल, ऐसी लॉजिक जो मॉरलिटी की तरफ ले जाए, ऐसी लॉजिक जो हमें सही रास्ते पर रखे। तो निश्चित रूप से लॉजिक पढ़ने की हमारी जो मेहनत है वो सफल होगी और हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो ढंग से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।